नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम फ्लावर डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। साथ ही लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पराग नलिका का आविष्कार अमिकी के द्वारा 1824 में किया गया था और भ्रूण को शब्द स्टार्च वर्कर के द्वारा दिया गया था और इन्होंने ही एंजियोस्पर्म के लिए जो है युग्मक संलयन सेनगेमी की खोज की थी। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो नवास्टिन के द्वारा 1898 में 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन की निषेचन की खोज नवास्टिन के द्वारा की गई थी। साथ ही ज्यूल और मोरबेक के द्वारा जो है पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन का आविष्कार किया गया था। दोस्तों, CF वोल्फ को जो है भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो वी बियर को मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको याद रखना है कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इंडियन फादर जो है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है और CF वॉल्फ को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और मॉडर्न फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी वीबियर को कहा जाता है। दोस्तों, पंचानन माहेश्वरी का कार्यस्थल जो है दिल्ली रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय रहा है, जबकि उनका जो जन्म स्थल है वो राजस्थान जयपुर में हुआ था। पंचानन माहेश्वरी के द्वारा 1959 में एक पुस्तक लिखी गई थी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और 1963 में एक दूसरी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी, रिसेंट एडवांसेस इन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें आधुनिक भ्रूण विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण प्रकाशन थे। डेविस नामक एक महिला भ्रूण विज्ञानी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम है ए कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। मोनोकार्पिक, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, उन सभी प्लांटों को मोनोकार्पिक कहा जाता है। सामान्यतः मोनोकार्पिक के अंतर्गत जो है एक वर्षीय द्विवर्षीय पादप आते हैं। पॉलीकार्पिक, बहुफलनी पादप, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में जो है कई बार फ्लावरिंग करते हैं और फल धारण करते हैं, उन्हें पॉलीकार्पिक कहा जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप दोस्तों, बांस, बैम्बू, ताड़ है, केला है या अगेव अमेरिकाना जैसे सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है, ये कुछ ऐसे बहुवर्षीय पादप है जिनको जो है मोनोकार्पिक प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये जीवन में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुवर्षीय पादप होने के बावजूद इनमें एक ही बार जो है फ्लावरिंग होता है और फल धारण करते हैं, अतः ये मोनोकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है पुष्प की संरचना। दोस्तों, पौधों की जनन संरचना पुष्प होती है। वैसे हमने पुष्प के डेवलपमेंट में ये भी पढ़ा था कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। पुष्प जो है एक रूपांतरित पैरह होता है, जिसमें नोड और इंटरनोड, जिसके थैलेमस के ऊपर नोड और इंटरनोड जो है कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित रहती है और इन्हीं पर्व संधियों से पुष्प के चारों चक्रों का डेवलपमेंट होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंबंग और जायांग, इन चारों ही चक्रों का जो डेवलपमेंट है वह पुष्प की थैलेमस पर उपस्थित जो पर्व संधियाँ होती है उनके द्वारा इनका डेवलपमेंट होता है। पुष्प की संरचना, पुष्प के जो चारों ही चक्र होते हैं, पुष्प की संरचना में जो चार पार्ट पाए जाते हैं, चार चक्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोसियम और जायांग। दोस्तों,
पुष्प की संरचना का जो सबसे बाहरी चक्र होता है वही है दलपुंज। यह पुष्प पत्रों का सबसे बाहरी चक्र होता है जो कि अनेक बाह्य दलों से मिलकर के बना हुआ होता है। बाह्य दल जो है पत्ती के समान एक ग्रीन हरे रंग की संरचना होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप आइरिस, ट्यूलिप ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें बाह्य दल जो है कलर्ड होता है, रंगीन होता है। नॉर्मली सामान्यतः जो बाह्य दल होता है वह ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। दूसरा चक्र आता है दलपुंज। दोस्तों यह पुष्प पत्रों का जो है सेकंड चक्र होता है और ये बाह्य दल के भीतर स्थित होता है और दलपत्रों से पेटल से मिलकर के ये बना हुआ होता है। दलपत्र जो है बड़े होते हैं, आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं। दोस्तों बाह्य दल और दलपुंज दोनों को सम्मिलित रूप से परिदलपुंज भी कहा जाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों उनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है और उनके स्थान पर परिदलपुंज जो है पाया जाता है। तीसरा चक्र आता है एंड्रोसियम, जिसे नर जननांग भी कहा जाता है। इसमें पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो अलग अलग प्रजाति के पौधों में अलग अलग पाई जाती है। दोस्तों एंड्रोसियम पुमंग के तीन भाग होते हैं, यहाँ पर सॉरी दो भाग दिखाए गए हैं, तीन भाग होते हैं। एक होता है फिलामेंट और सबसे ऊपरी भाग होता है एंथर, जिसे परागकोश कहा जाता है। और इन दोनों को जॉइंट करने वाला एक तीसरा भाग होता है जिसे कहा जाता है योजी कनेक्टिव। कनेक्टिव के द्वारा ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। और जो ऊपरी भाग होता है परागकोश, उस परागकोश में दो पोलन चैम्बर पाए जाते हैं और इन पोलन सैक्स के अंतर्गत जो है पोलन सैक में ही जो है परागकणों का, पोलन ग्रेन्स का जो है निर्माण होता है। अंतिम चौथा चक्र आता है पुष्प का दोस्तों, जिसे स्त्री जननांग कहा जाता है, गाइनोसियम, जो कि एक से अधिक अंडकों से मिलकर के बना हुआ होता है। यदि सभी अंडक संयुक्त रूप से पाए जाते हैं तो वह कंडीशन सिनकार्पस कंडीशन कहलाती है, संयुक्त अंडपी कहलाती है। और जब ये सभी अंडक एक दूसरे से पृथक होता है तो वह कंडीशन कहलाती है एपोकार्पस वियुक्त अंडपी। दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर एंड्रोसियम के कौन कौन से भाग होते हैं उसे दर्शाया गया है। पुमंग के तीन भाग होते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी भाग होता है उसे एंथर से कहा जाता है। उसके बाद में जो दूसरा भाग होता है उसे फिलामेंट कहा जाता है और इन दोनों को जॉइंट करने वाला जो तीसरा भाग होता है उसे कनेक्टिव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो गाइनोसियम होता है, जिसे कि स्त्री जननांग कहा जाता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे निचला जो पार्ट होता है उसे ओवेरी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। और सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे स्टिग्मा कहा जाता है, यानी कि वर्तिकाग्र कहा जाता है। और इन दोनों के मध्य का जो पार्ट होता है उसे स्टाइल यानी कि वर्तिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से नर जननांग और मादा जननांग दोनों के ही तीन तीन भाग होते हैं। दोस्तों अब हम एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसे एक आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सामान्यतः दोस्तों जो जीवन चक्र होता है एंजियोस्पर्म्स का, उसमें दो फेज आती है। एक आती है वेजिटेटिव फेज और दूसरी आती है रिप्रोडक्टिव फेज। जो वेजिटेटिव फेज होती है उसमें पौधे में बीज के अंकुरण से लेकर के और पौधे के परिपक्व होने तक की जो अवस्था होती है उसे सम्मिलित किया गया है। अतः इस चक्र के दौरान यानी कि इस फेज के दौरान जो है पौधे की जो साइज होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। और दूसरी फेज आती है रिप्रोडक्टिव फेज। दोस्तों इस फेज के दौरान पौधे में पुष्पन की क्रिया के साथ ही हम कह सकते हैं कि जब पौधे में पुष्प लगने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि पुष्पन की क्रिया के साथ ही अवस्था प्रारंभ होती है। और अंत में भ्रूण विज्ञानियों के अनुसार भ्रूण संबंधी वे सभी क्रियाएं जो जैसे कि पौधे में पुष्पों में जो संचालित होती है, पौधे के जीवन चक्र की इसी अवस्था में संपन्न होती है। दूसरा है इसकी लाइफ साइकिल को यदि हम अध्ययन करें तो उसको दो फेज में
व्यक्त किया गया है। एक आती है स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरी आती है गैमेटोफाइटिक फेज। दोस्तों स्पोरोफाइटिक फेज जो है डिप्लॉयड होती है और गैमेटोफाइटिक फेज जो है हैप्लॉयड होती है। एक 2n है और दूसरी n होती है। दोस्तों ये दोनों ही अवस्थाएं स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फेज, दोनों ही अवस्थाएं एक दूसरे के एकांतर क्रम में आती रहती है, चलती रहती है और उसे कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए दोस्तों, आपके इस स्लाइड के ऊपर एंजियोस्पर्म प्लांट की स्पोरोफाइटिक फेज और गैमेटोफाइटिक फेज, तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज को आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। दोस्तों जब कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट पुष्प धारण करता है तो पुष्प धारण करने के साथ ही उसमें जो है स्पोरोफाइटिक फेज स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों पुष्प के अंतर्गत नर जननांग और मादा जननांग ये दोनों ही पार्ट जो है प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों के बाहर जो है दलपुंज और बाह्य दलपुंज उपस्थित होते हैं। कार्पल या जिसे मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है और दूसरा होता है स्टामिन या जिसे माइक्रो स्पोरोफिल कहा जाता है। दोस्तों माइक्रो स्पोरोफिल या स्टामिन के अंतर्गत पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं या पोलन सैक को जो है माइक्रो स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। इन पोलन सैक के अंतर्गत यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम के अंतर्गत जो है माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू उपस्थित होता है और इस माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल का एमएमसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार ओव्यूल या जिसे मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है, मेगा स्पोरेंजियम के अंतर्गत भी मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है और इस मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा ही मेगा स्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखते हैं आगे का डेवलपमेंट। मेगा स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू, उन दोनों के द्वारा माइक्रो स्पोर मदर सेल्स और मेगा स्पोर मदर सेल्स एमएमसी, माइक्रो स्पोर मदर सेल्स और मेगा स्पोर मदर सेल्स, इन दोनों का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों मेगा स्पोर मदर सेल्स से मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होता है और माइक्रो स्पोर मदर सेल्स से माइक्रो स्पोर का यानी कि जिसे कि पोलन ग्रेन भी कहा जाता है, इनका डेवलपमेंट होता है। जब ये डेवलपमेंट होता है तो माइक्रो स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है या जिसे कि मियोसिस भी कहा जाता है। इस पोलन ग्रेन के द्वारा ही या माइक्रो स्पोर के द्वारा ही जो है आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से जो मेगा स्पोर होते हैं, इन मेगा स्पोर से भी फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को दोस्तों एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। मेल गैमेटोफाइट प्लांट के द्वारा मेल गैमेट्स उत्पन्न किए जाते हैं यानी कि इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और जो फीमेल गैमेटोफाइट है दोस्तों, इस फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है, फीमेल गैमेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें oospores कहा जाता है या एग भी कहा जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि 2n होते हैं। दोस्तों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन दोनों में सिनगेमी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ही यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया भी संपन्न होती है जिसमें कि एक मेल गैमेट्स भाग लेता है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई भाग लेती है और इस प्रकार से यहाँ पर एक 3n संरचना का निर्माण होता है जिसको पिछली स्लाइड पर दिखाया गया है और ये संरचना होती है एंडोस्पर्म। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें एक मेल गैमेट्स और
एक फीमेल गैमेट्स यानी कि एग या मिलकर के दोनों फर्टिलाइजेशन द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट्स ये मिलकर के जो है एक ट्रिपल एन संरचना यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। जाइगोट जो है 2n होता है दोस्तों। ये जाइगोट आगे डेवलप होकर के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, और इस एम्ब्रियो के द्वारा आगे चल कर के जो है उस जो भी फ्रूट्स उस प्लांट में डेवलप होगा उसमें सीड विकसित होता है, बीज का विकास होता है, और ये बीज जर्मिनेट होकर के एक नए प्लांट का निर्माण करता है। और तो इस प्रकार से दोस्तों ये है इसकी लाइफ साइकिल, जिसमें एक स्पोरोफाइटिक फेज आती है और दूसरी आती है गेमेटोफाइटिक फेज। दोस्तों ये आपके स्लाइड पर जो डायग्राम दिखाया गया है ये पूरा एक आउटलाइन डायग्राम है एंजियोस्पर्म का, जिसमें उसकी स्पोरोफाइटिक फेज और गेमेटोफाइटिक फेज दोनों के डेवलपमेंट को दिखाया गया है कि किस कौन कौन सी अवस्था स्पोरोफाइटिक फेज के अंतर्गत आती है और कौन कौन सी अवस्थाएं जो है गेमेटोफाइटिक फेज के दौरान पौधे में डेवलप होती है। और दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में चलती रहती है, जिससे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर के लिए हमने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पुष्प का जो है डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यहाँ पर भी एक आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। दोस्तों पुष्प के डेवलपमेंट में जो शूट मेरिस्टेम होता है वह फ्लावर मेरिस्टेम में यानी कि फ्लोरल मेरिस्टेम पुष्पीय विभज्योतक में कन्वर्ट होता है, जिसका नियंत्रण कुछ जीन्स के द्वारा किया जाता है और उन जीन्स को होम्योटिक जीन्स कहा जाता है। मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये जो टिश्यू होता है इसकी जो सेल्स होती है वो अनडिफरेंशिएट होती है। अविभेदित कोशिकाओं का ये समूह होता है। दोस्तों इस अविभेदित कोशिकाओं के जो समूह होता है इसी से आगे चल करके पुष्पीय मेरिस्टेम का फ्लोरल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है, और इस फ्लोरल मेरिस्टेम के डेवलपमेंट से फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। पुष्प के चारों ही चक्रों का डेवलपमेंट होता है, जिसका कंट्रोल जो है 5 होम्योटिक जीन्स के द्वारा किया जाता है। और इन सभी 5 होम्योटिक जीन्स को जो है 3 क्लास में विभक्त किया गया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जिसका विस्तृत अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। तो दोस्तों एपिकल मेरिस्टेम 2 प्रकार का होता है, एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही आगे चल करके पुष्प का ओरिजिन होता है, पुष्प के विभिन्न चक्रों का ओरिजिन होता है, पुष्प के विभिन्न चक्रों का डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट दोस्तों सेंट्रीपीटल क्रम में होता है, सेंट्रीपीटल सक्सेशन में होता है, और इसको कंट्रोल किया जाता है ABC क्लास की होम्योटिक जीन्स के द्वारा। साथ ही दोस्तों पुष्पों में फ्लावरिंग की क्रिया इंडक्शन और फ्लावरिंग को प्रभावित किया जाता है वर्नेलाइजेशन के द्वारा, वसंतीकरण की क्रिया के द्वारा, और प्रकाश दीप्ता फोटो पीरियोडिज्म के द्वारा भी पुष्पन की क्रिया को प्रभावित किया जाता है। दोस्तों फोटो पीरियड ऑफ डे लेंथ के आधार पर हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि फोटो पीरियड ऑफ डे लेंथ के आधार पर जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें सामान्यतः 3 क्लास में व्यक्त किया गया है। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस पादप, दूसरा होता है लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पादप, और तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस उदासीन पादप। दोस्तों सामान्यतः जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, इन शॉर्ट डे प्लांट को कम प्रकाश अवधि और लंबी अंधकार वाली रात की आवश्यकता होती है, यानी कि 14 से 16 घंटे इन्हें अंधकार की आवश्यकता होती है। जबकि इसके विपरीत जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उन्हें अधिक प्रकाश और कम अंधकार वाले कंडीशन चाहिए, यानी कि 14 से 16 घंटे इन्हें लाइट प्रकाश की आवश्यकता होती है।
जबकि डे न्यूट्रल प्लांट्स को जो है लाइट और अंधकार का जो प्रभाव होता है वो इनके ऊपर नहीं होता है। दोनों ही कंडीशन में इसमें फ्लावरिंग होती है। दोस्तों, फ्लावरिंग के लिए एक हार्मोन होता है जिसे फ्लोरिजन हार्मोन कहा जाता है, और इस फ्लोरिजन हार्मोन का डेवलपमेंट जो है लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है, और पत्तियों में इस फ्लोरिजन हार्मोन के डेवलपमेंट को प्रभावित किया जाता है फोटोपीरियड के द्वारा। वैसे सामान्यतः ये जो फ्लोरिजन हार्मोन होता है, ये हार्मोन्स जिबरेलिन और एंथेसिस इन दोनों ही यौगिकों का एक मिश्रण माना जाता है, और इसका डेवलपमेंट, इसका जो सिंथेसिस होता है, इसका संश्लेषण होता है वह पत्तियों में होता है, और पत्तियों से संश्लेषण के बाद में फ्लोएम के द्वारा इसका संवहन किया जाता है, और फ्लोएम द्वारा यह संवहन के माध्यम से जो है पुष्प कलिका तक पहुंच जाता है, और पुष्प के जो विकास है पुष्प का, उसको ये प्रभावित करता है। ये स्लाइड के ऊपर एक आउटलाइन डायग्राम है जिसमें पुष्प के विकास को दिखाया गया है कि मेरिस्टेमेटिक प्रिमोर्डियल सेल्स होती है, और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक प्रिमोर्डियल सेल से आगे चल कर के पुष्प का डेवलपमेंट होता है, पुष्प का विकास होता है। ये कोशिकाएं जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक, इनसे ही रिसेप्टेकल का, पुष्पासन का डेवलपमेंट होता है, और पुष्पासन पर एक नैरो स्टाल्क्स और एक आउटग्रोथ, ये दो डेवलपमेंट होते हैं। एक नीचे का जो पार्ट होता है जो कि नैरो होता है, सकरा होता है, जो आगे चल करके स्टाल्क ब्रंथ का, पुष्प का जो ब्रंथ होता है, पुष्प ब्रंथ, तो उसका डेवलपमेंट करता है, और ऊपर का जो चौड़ा भाग होता है उस पर एक आउट ग्रोथ पाई जाती है। इस आउट ग्रोथ से ही पुष्प के चारों चक्रों का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम पुष्प में जो है सेपल प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में स्टामेन प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है, और स्टामेन प्रिमोर्डिया के जो 3 पार्ट होते हैं उन तीनों पार्टों का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में होता है पिस्टल प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट, जिसके आगे चल करके पिस्टल का यानी कि पुंकेसर का डेवलपमेंट होता है। इस पर भी जो है जायांग का, इसके भी जो है 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों पार्टों का डेवलपमेंट होता है, और फोर्थ यानी कि अंत में डेवलप होता है पेटल यानी कि पीटल प्रिमोर्डिया, जिसे कि दलपुंज कहा जाता है, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सबके लास्ट में होता है। देखिए दोस्तों, ये एक डायग्राम है, और जिसमें सबसे पहले जो पुष्प आद्यक कोशिकाएं होती है, लीफ प्रिमोर्डियल सेल्स होती है। इन लीफ प्रिमोर्डियल सेल्स से बाह्य दल आद्यक यानी कि सेपल प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट सर्वप्रथम होता है। इसके बाद में देखिए इस डायग्राम में देखो सेपल का डेवलपमेंट हो जाता है। सेपल के डेवलपमेंट के बाद में यहाँ पर जो है स्टामेन प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है, पुंकेसर आद्यक का डेवलपमेंट होता है, और इसके डेवलपमेंट होने के बाद में दोस्तों स्त्री केसर प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले इसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में इसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में स्त्री केसर का, अंत में जो है सभी के अंत में दल आद्यक का यानी कि पेटल प्रिमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो पुष्प है उसके पुष्प के चारों ही चक्रों का जो डेवलपमेंट होता है वो पुष्पासन के ऊपर पाए जाने वाली मेरिस्टेमेटिक प्रिमोर्डियल सेल से होता है। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये एक्रोपेटल ऑर्डर में या सेंट्रीपेटल सक्सेशन में इनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है दोस्तों जिनमें बेसिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में भी इनका डेवलपमेंट होता है, जैसे कि पियोनिया है, विक्सेसी है, टेलिएसी है, डिलेनिएसी है। ये कुछ फैमिली और कुछ प्लांट हैं जिनमें उसके विभिन्न चक्रों का जो डेवलपमेंट होता है वह बेसिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है, सक्सेशन में होता है। नॉर्मल सामान्यतः जो पुष्प होते हैं उनका में जो डेवलपमेंट होता है वो एक्रोपेटल और सेंट्रीपेटल सक्सेशन में पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।